नमस्कार और स्वागत है हमारे आज के इस विशेष विश्लेषण में। नमस्कार। आज हम उन स्रोतों पर गहराई से नजर डाल रहे हैं जो हमारे एक श्रोता ने भेजे हैं, और ये स्रोत हमें ले जाते हैं प्राचीन भारत के एक महान सम्राट और उनसे जुड़ी एक बहुत ही रहस्यमय कहानी की तरफ। जी हाँ। हम बात कर रहे हैं सम्राट अशोक और वो 9 अनजान पुरुषों की जो किंवदंती है उसकी। बिल्कुल। हमारे पास कुछ ऐतिहासिक लेख हैं अशोक के शासन और उनके जीवन में जो बदलाव आया उस पर। फिर टैल्बर्ट मुंडी की जो किताब है द 9 अननोन, उसका जिक्र करने वाले कुछ अंश भी हैं। हाँ, वो किताब काफी अहम है इस कहानी के लिए। और साथ ही कुछ ऑनलाइन चर्चाएं भी हैं जहां आज भी लोग इस रहस्य पर बात करते हैं, बहस करते हैं। तो आज का हमारा काम है इन सभी स्रोतों को देखना, उनमें से खास जानकारी निकालना। जी, अशोक हैं इतिहास का एक जाना माना नाम। हाँ। और दूसरी तरफ ये रहस्यमयी परत है जिसका कोई पक्का ऐतिहासिक सबूत नहीं है। अशोक मौर्य वंश के तीसरे शासक, जिनका साम्राज्य लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर फैला था। सोचिए, आज के अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक और दक्षिण में भी काफी दूर तक। ये तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। काफी बड़ा साम्राज्य था। हाँ, बहुत बड़ा। लेकिन उनकी पहचान सिर्फ एक विजेता की नहीं है। उनकी पहचान उस शासक की भी है जिसके जीवन में एक बहुत बड़ा एक नाटकीय मोड़ आया। और वो मोड़ था कलिंग युद्ध, है ना? हमारे स्रोतों में इसका जिक्र बार बार आता है। जी बिल्कुल। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में, जो आज का उड़ीसा का इलाका है, और ये युद्ध बहुत ही भयानक बताया जाता है। एक लेख के अनुसार तो इसमें 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। हाँ, और उससे भी कहीं ज्यादा लोग बंदी बने या उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। बाप रे। कलिंग युद्ध को अशोक के जीवन का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। जरा सोचिए वो नजारा। युद्ध जीतने के बाद सम्राट मैदान में घूम रहा है और चारों तरफ लाशें ही लाशें हैं, घायल सैनिक हैं, रोते हुए परिवार हैं। स्रोतों में, खासकर अशोक के अपने शिलालेखों में, इस युद्ध के लिए उनके पछतावे का जिक्र मिलता है। उन्हें अपनी जीत में बस खून खराबा और दुख ही देखा। अच्छा। और ये एहसास इतना गहरा था कि कहते हैं उन्होंने हथियार छोड़ दिए, यानी धर्म और शांति का रास्ता अपना लिया। बौद्ध धर्म अपना लिया उन्होंने। हाँ, बौद्ध धर्म अपना लिया और फिर उसे अपने साम्राज्य में और बाहर भी फैलाया। तो ये तो हुई अशोक की वो कहानी जो हम सब जानते हैं, स्कूलों में भी पढ़ते हैं और इसके सबूत भी हैं, जैसे आपने कहा शिलालेख वगैरह। जी। लेकिन हमारे श्रोता के स्रोतों में एक और कहानी है जो कहीं ज्यादा रहस्यमयी है, और यहीं से शुरू होती है 9 अनजान पुरुषों या 9 अननोन मैन की किंवदंती। बिल्कुल। ऐसा कहा जाता है कि कलिंग में जो विनाश हुआ उसे देखकर अशोक को ये एहसास हुआ कि ज्ञान अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो वो युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। सही कहा। किंवदंती यही कहती है। अशोक को लगा कि इंसान अपनी ही समझ, अपनी ही खोजों से खुद को तबाह कर सकता है। तो उन्होंने भारत के 9 सबसे ब्रिलियंट दिमागों को इकट्ठा किया। इसमें वैज्ञानिक थे, दार्शनिक थे, अलग अलग कलाओं के माहिर लोग थे। अच्छा। इन 9 लोगों को एक गुप्त समाज बनाने का काम दिया गया, एक सीक्रेट सोसाइटी, जिसका मकसद था ज्ञान की रक्षा करना और उसे धीरे धीरे मानवता के भले के लिए सामने लाना। पर साथ ही ये भी पक्का करना कि खतरनाक ज्ञान गलत लोगों तक ना पहुंचे। हाँ बिल्कुल, ये सबसे जरूरी था। तो ये एक तरह का, क्या कहें, पुराना थिंक टैंक जैसा था या कोई गार्डियन काउंसिल, पर पूरी तरह गुप्त। हाँ, आप कह सकते हैं पूरी तरह गुप्त। और इन्हें 9 किताबें सौंपी गईं। हर किताब में एक अलग विषय का ज्ञान था। हाँ, ये वाला हिस्सा स्रोतों में बड़े विस्तार से है और सच में कल्पना को जैसे पंख लग जाते हैं इसे पढ़कर। हाँ, ये किंवदंती का सेंट्रल पार्ट है। 9 सदस्य, 9 किताबें, 9 खास ज्ञान के क्षेत्र। चलिए एक एक करके देखते हैं जैसा स्रोतों में बताया गया है, खासकर वो लेख जो टैल्बर्ट मुंडी की किताब से प्रेरित लगते हैं। जी। पहला विषय था प्रोपेगेंडा और साइकोलॉजी, मतलब प्रचार और मनोविज्ञान। ओह। पहली किताब कथित तौर पर जनमत को कंट्रोल करने, लोगों की सोच बदलने, उनके व्यवहार को समझने की तकनीकों के बारे में थी। सोचिए उस जमाने में ऐसी ताकत। ये तो किसी भी राजा के लिए सबसे बड़ा हथियार हो सकता था। बिल्कुल, ये सिर्फ राजनीतिक प्रचार नहीं था, बल्कि लोगों की सोच को अहम गहराई से बदलने का ज्ञान था। ये तो आज के जमाने में भी कितना रेलेवेंट लगता है। मास मीडिया, सोशल मीडिया, हम देखते ही हैं कैसे विचारों को कंट्रोल करने की कोशिशें होती हैं। पर क्या इतने पुराने समय में इस लेवल की समझ हो सकती थी? ये सवाल आता है मन में। देखिए, ऐतिहासिक रूप से देखें तो आज का जो मनोविज्ञान है या प्रचार की तकनीकें हैं, वो तो बहुत बाद में बनी। हाँ। लेकिन किंवदंती तो इसी असाधारण ज्ञान की बात करती है।
हो सकता है ये उस समय के जो राजनीतिक विचार थे या कूटनीति थी, उसी की गहरी समझ का कोई बड़ा चढ़ाकर बताया गया रूप हो। अच्छा, दूसरा विषय क्या था? दूसरा था फिजियोलॉजी, यानी शरीर विज्ञान। शरीर विज्ञान? हाँ, दूसरी किताब में कहते हैं मानव शरीर के गहरे रहस्य थे। न सिर्फ इलाज और उम्र बढ़ाने के तरीके, बल्कि कुछ स्रोतों में मृत्यु का स्पर्श या टच ऑफ डेथ जैसी खतरनाक कला का भी जिक्र है। मतलब किसी को बस छू के मार देना। अरे, मृत्यु का स्पर्श! ये तो मार्शल आर्ट फिल्मों जैसा लग रहा है। क्या इसका कोई आधार हो सकता है? मतलब शायद नर्वस सिस्टम या प्रेशर पॉइंट्स का कोई ज्ञान? संभव है। हो सकता है ये पुरानी युद्ध कलाओं या चिकित्सा ज्ञान, जैसे आयुर्वेद में जो मर्म बिंदु होते हैं, वाइटल पॉइंट्स, हाँ हाँ, शायद उनके ज्ञान पर आधारित कोई कल्पना हो। लेकिन किंवदंती से एक बहुत ही रहस्यमयी और घातक ताकत बताती है, जिसे गुप्त रखना ही बेहतर समझा गया। ठीक है। तीसरा विषय था माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान। माइक्रोबायोलॉजी उस जमाने में? हाँ, यही तो रहस्य है। तीसरी किताब में सूक्ष्म जीवों और शायद जैव हथियारों, बायोलॉजिकल वेपन्स जैसी बातों का ज्ञान था। सोचिए, उस युग में जब बीमारियों को भगवान का श्राप मानते थे, सही बात है। उस समय सूक्ष्म जीवों को समझना, उनका इस्तेमाल करना या उनसे बचाव करना, ये तो अकल्पनीय शक्ति होती। ये तो बहुत ही मॉडर्न आइडिया लगता है। माइक्रोब्स की खोज तो बहुत बाद में हुई। किंवदंती में इसका होना ये इसे और भी ज्यादा अजीब और रहस्यमयी बना देता है। कहीं ये बाद में तो नहीं जोड़ा गया? ये बहुत मुमकिन है। कई बार क्या होता है कि जो पुरानी कहानियां होती हैं वो समय के साथ बदलती हैं। उनमें नई चीजें जुड़ जाती हैं जो उस समय के ज्ञान या डर को दिखाती हैं। अच्छा। जैसे 20वीं सदी में जब बायो वॉरफेयर का डर बढ़ा, तो हो सकता है इस विषय को भी 9 किताबों की लिस्ट में डाल दिया गया हो। चौथा विषय? चौथा था एल्केमी, यानी रसायन विद्या। सोना बनाने वाली कला? हाँ, मुख्य रूप से धातुओं को बदलना, खासकर सीसे जैसी सस्ती धातु को सोने में। ये तो खैर मध्य युग में यूरोप और दूसरी जगहों पर भी बहुत लोग कोशिश करते थे। हाँ, सुना है। पर रसायन विद्या का लक्ष्य सिर्फ सोना बनाना नहीं था, पदार्थ के जो मूल तत्व हैं उन्हें समझना भी था। किंवदंती कहती है कि इस किताब में ऐसे रासायनिक रहस्य थे जो प्रकृति के नियमों को भी मोड़ सकते थे। अच्छा, इससे तो आर्थिक स्थिरता या अस्थिरता कुछ भी लाया जा सकता था। बिल्कुल, ये क्षमता थी उसमें। ठीक है। 5वीं किताब थी कम्युनिकेशन पर, संचार। जी। इसमें सिर्फ गुप्त कोड और भाषाएं ही नहीं थी, बल्कि कुछ जगहों पर तो अलौकिक या परग्रही मतलब एलियंस से संपर्क साधने का भी जिक्र मिलता है। हाँ, ये वाला हिस्सा कहानी को थोड़ा साइंस फिक्शन जैसा बना देता है ना? देखिए, गुप्त कोड बनाना, क्रिप्टोग्राफी, ये तो पुराने जमाने से चला आ रहा है। पर एलियन से बात करना, ये तो यकीनन आज की कल्पना लगती है। लेकिन ये दिखाता है कि ये किंवदंती ज्ञान की हदों को कितना आगे तक ले जाती है। सही कहा। छठा विषय है ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। हाँ, कहा जाता है कि इस किताब में एंटी ग्रेविटी और विमान मतलब उड़ने वाली मशीनें बनाने का राज था, और इसका जिक्र कुछ पुराने भारतीय ग्रंथों में भी आता है। हाँ, बिल्कुल, हमारे पुराने महाकाव्यों और ग्रंथों में उड़ने वाले रथ या विमानों का वर्णन है। किंवदंती क्या करती है, वो साहित्यिक कल्पना को एक टेक्निकल रियलिटी बना देती है, जिसे अशोक ने गुप्त रखा। ये जैसे पुराने ज्ञान और आज की टेक्नोलॉजी के बीच एक पुल बनाने की कोशिश हो। 7वीं किताब थी कॉस्मोलॉजी पर, ब्रह्मांड विज्ञान। ब्रह्मांड के रहस्य। हाँ, इसमें ब्रह्मांड कैसे बना, उसकी संरचना क्या है, और शायद टाइम ट्रैवल या दूसरे आयामों जैसे गहरे रहस्य थे। जी, ये ज्ञान के सबसे दार्शनिक, सबसे रहस्यमयी पहलू को छूता है। ब्रह्मांड को समझना तो हमेशा से इंसान की जिज्ञासा रही है। सही है। किंवदंती इसे भी एक ऐसे ज्ञान के रूप में देखती है जो इंसानियत के लिए खतरनाक हो सकता है, अगर समय से पहले पता चल जाए। 8वीं किताब लाइट यानी प्रकाश पर थी। प्रकाश और ऑप्टिक्स। इसमें प्रकाश की गति को कंट्रोल करना या उसे हथियार की तरह इस्तेमाल करना, या फिर ऑप्टिक्स के बहुत एडवांस्ड सिद्धांत हो सकते थे जिनसे कमाल के लेंस बने या भ्रम पैदा किए जा सकें। देखिए, ऑप्टिक्स और लेंस का ज्ञान तो पुरानी सभ्यताओं में था। जैसे वो आर्किमिडीज की कहानी है कि उन्होंने शीशों से रोमन जहाजों में आग लगा दी थी। हाँ, सुनिए। किंवदंती इस ज्ञान को और भी ऊंचे स्तर पर ले जाती है। और आखिर में 9वीं किताब सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र पर थी। समाजशास्त्र। इसमें समाजों का विकास कैसे होता है, वो उठते कैसे हैं, गिरते कैसे हैं, इसके नियम थे।
जिससे शायद भविष्य का अंदाजा लगाया जा सके या समाज के विकास को कंट्रोल किया जा सके। ये शायद सुनने में सबसे सीधा लगे, पर असल में सबसे शक्तिशाली ज्ञान हो सकता है ना? सोचिए, अगर कोई समाज के बनने बिगड़ने के पैटर्न को समझ ले और उसे कंट्रोल कर सके, तो वो तो इतिहास का रुख ही बदल सकता है। हाँ बिल्कुल, इससे तो राजनीतिक स्थिरता भी लाई जा सकती थी और क्रांति भी। बिल्कुल, दोनों क्षमताएं थी। ये 9 विषयों की लिस्ट तो वाकई दिमाग घुमा देती है। इसमें विज्ञान है, रहस्यवाद है, सोशल कंट्रोल है, युद्ध कला भी है, सब मिला हुआ है जी। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि हमारे स्रोतों में बार बार कहा गया है, ये सारा ज्ञान गुप्त रखा गया। इन 9 लोगों की पहचान कभी सामने नहीं आई। बिल्कुल, किंवदंती यही कहती है कि ये समाज आज तक गुप्त रूप से काम कर रहा है। आज तक? हाँ, जब कोई सदस्य मर जाता है या रिटायर होता है, तो बाकी सदस्य मिलकर एक नए लायक उत्तराधिकारी को चुन लेते हैं और ये प्रक्रिया हजारों सालों से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है उनकी पहचान हमेशा गुप्त रखी जाती है। बाप रे। यही गोपनीयता इस कहानी को इतना टिकाऊ और आकर्षक बनाती है। एक अदृश्य शक्ति जो दुनिया को पर्दे के पीछे से देख रही है और शायद प्रभावित भी कर रही है। और इसी गोपनीयता की वजह से फिर कई अफवाहें और थ्योरीज भी निकली हैं। हाँ, बहुत सारी। कुछ ऑनलाइन चर्चाओं और लेखों में जो हमारे श्रोता ने भेजे हैं, ये दावा किया गया है कि आज के विज्ञान की कई बड़ी खोजें, जैसे बिजली, रेडियो, हवाई जहाज, यहाँ तक कि परमाणु ऊर्जा भी, वो इन्हीं 9 अनजान पुरुषों द्वारा धीरे धीरे बाहर लाए गए ज्ञान का हिस्सा हैं। हाँ, ये विचार काफी पॉपुलर है, खासकर जो लोग कंस्पिरेसी थ्योरीज में यकीन रखते हैं उनमें। अच्छा। ये मानना कि इंसान को ज्ञान दिया गया है, उसने खुद खोजा नहीं है, ये एक तरह का रहस्यवाद जोड़ देता है पूरी बात में। एक कहानी पोप सिल्वेस्टर द्वितीय के बारे में भी है। पोप सिल्वेस्टर? हाँ, जो 10वीं सदी के आखिर में पोप बने थे। कहा जाता है कि पोप बनने से पहले, जब उनका नाम गर्बर्ट ऑफ ऑरिलेक था, उन्होंने स्पेन और शायद भारत की यात्रा की थी। भारत की यात्रा? हाँ, ऐसा कहा जाता है। और वहां उनकी मुलाकात कुछ रहस्यमयी विद्वानों से हुई, जिन्होंने उन्हें अजीबोगरीब ज्ञान और मशीनें दिखाईं। कुछ लोग इसे 9 अनजान पुरुषों से जोड़ते हैं। लेकिन क्या इन दावों का कोई ऐतिहासिक आधार है? ये पोप वाली कहानी कितनी सच्ची है? देखिए, पोप सिल्वेस्टर द्वितीय सच में एक विद्वान थे। गणित और खगोल विज्ञान में उनकी रुचि थी, जो उस समय यूरोप में आम नहीं था। अच्छा। उन्होंने अरबी ज्ञान को यूरोप लाने में भूमिका भी निभाई, लेकिन उनके भारत आने का या 9 अनजान पुरुषों से मिलने का कोई ठोस ऐतिहासिक सबूत नहीं है। ये कहानियां अक्सर सदियों बाद जोड़ दी जाती हैं, ताकि किसी रहस्यमय विचार को थोड़ी ऐतिहासिक लेजिटिमेसी मिल सके। तो यहाँ हम उस बड़े सवाल पर आते हैं जो श्रोता के स्रोतों में भी उठाया गया है। इस कहानी में सच्चाई कितनी है और कल्पना कितनी? क्या सम्राट अशोक ने वाकई ऐसा कोई गुप्त समाज बनाया था? देखिए, अगर हम प्योरली ऐतिहासिक नजरिए से देखें तो जवाब साफ है। सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए 9 अनजान पुरुषों जैसे किसी गुप्त समाज का कोई भरोसेमंद पुरातात्विक या उस समय का दस्तावेजी सबूत नहीं है। कोई सबूत नहीं है? नहीं। अशोक के जो शिलालेख हैं, जो उनके शासन की जानकारी का मुख्य स्रोत हैं, उनमें उनके धम्म के प्रचार की बातें हैं, नैतिक उपदेश हैं, लोगों की भलाई के काम हैं। हाँ। इन सब का विस्तार से वर्णन है, लेकिन ऐसे किसी गुप्त संगठन का कोई जिक्र नहीं मिलता। तो फिर ये कहानी इतनी फैली कैसे, इतनी प्रसिद्ध कैसे हुई? श्रोता के स्रोतों में टैल्बर्ट मुंडी की 1923 की किताब द 9 अननोन का जिक्र बहुत है। क्या उसी किताब ने इसे बनाया या सिर्फ फेमस किया? टैल्बर्ट मुंडी की किताब ने यकीनन इस किंवदंती को पश्चिमी दुनिया में और फिर पूरी दुनिया में लोकप्रिय बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मुंडी एक एडवेंचर और मिस्ट्री लेखक थे। उनकी किताब एक फिक्शन है, काल्पनिक कहानी है, लेकिन उन्होंने इसे ऐसे पेश किया कि बहुत से लोगों को लगा कि ये किसी असली रहस्य पर आधारित है। अच्छा। हाँ, और ये किताब उस माहौल में बहुत चली जब शीत युद्ध वगैरह के समय कंस्पिरेसी थ्योरीज का जोर था। हाँ, समझ सकती हूँ। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि मुंडी ने कहानी घड़ी नहीं थी। ऐसा माना जाता है कि वो भारत में प्रचलित किसी पुरानी लोक कथा या सुनी सुनाई बात से प्रेरित थे, जिसे उन्होंने अपने नॉवल का आधार बनाया। तो मतलब ये हो सकता है कि मूल रूप से कोई लोक कथा रही हो, जिसे अशोक जैसे महान और कुछ हद तक रहस्यमयी राजा के साथ जोड़ दिया गया, और फिर मुंडी की किताब ने उसे दुनिया भर में फैला दिया। ये सबसे ज्यादा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन लगता है। अक्सर जो महान ऐतिहासिक लोग होते हैं, उनके आसपास ऐसी किंवदंतियां बनी जाती हैं। हाँ। खासकर ऐसे शासक जिनके जीवन में बड़े बदलाव आए हों या जिनका असर बहुत दूर तक रहा हो।
अशोक का कलिंग युद्ध के बाद एकदम शांतिवादी बन जाना, ये इतना नाटकीय था कि इसने जरूर कल्पना को हवा दी होगी। शायद लोगों ने सोचा हो कि क्या उन्होंने वाकई सारा शक्तिशाली ज्ञान छोड़ दिया या उसे कहीं गुप्त रूप से बचाकर रख लिया। बिल्कुल, यही सवाल शायद इस किंवदंती की जड़ में हो। हमारे श्रोता के स्रोतों में दो तरह के विचार साफ दिखते हैं। एक तरफ इतिहासकार है, विश्लेषक है, जो इसे एक दिलचस्प मिथक मानते हैं या साहित्यिक रचना। जी। दूसरी तरफ कुछ ऑनलाइन फोरम है, लेख है, जहां लोग पूरे यकीन से कहते हैं कि नहीं, ये समाज आज भी मौजूद है और दुनिया में जो कुछ हो रहा है, वैज्ञानिक तरक्की, राजनीतिक बदलाव, उन सबको ये गुप्त रूप से कंट्रोल कर रहा है। हाँ, ये बंटवारा बिल्कुल साफ है। एक तरफ तर्क है, सबूत आधारित इतिहास है, जिसे समाज के होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। दूसरी तरफ विश्वास है, रहस्य का आकर्षण है, कंस्पिरेसी का मजा है, जो बिना सबूत के भी इस कहानी को जिंदा रखता है। और ये शायद इंसान का स्वभाव भी है। हम अक्सर अनदेखी, छिपी हुई ताकतों में यकीन करना चाहते हैं, चाहे वो अच्छी हों या बुरी। तो अगर हम अशोक की विरासत को देखें तो हमारे सामने दो तस्वीरें हैं। एक तो ऐतिहासिक अशोक, महान प्रशासक, धम्म का प्रचारक, शांति का दूत, जिसके प्रमाण हमें शिलालेखों और बौद्ध ग्रंथों में मिलते हैं। बिल्कुल, ये अशोक की सार्वजनिक प्रमाणित छवि है। एक ऐसा सम्राट जिसने अपनी ताकत का इस्तेमाल युद्ध के बजाय नैतिकता, सहनशीलता और लोगों की भलाई के लिए किया। उनकी नीतियां, जैसे पशु बलि पर रोक लगाना, यात्रियों के लिए सराय बुनवाना, धम्म महामात्रों की नियुक्ति, ये सब उनके शासन के इस पहलू को दिखाते हैं। और दूसरी तस्वीर है किंवदंतियों वाले अशोक की, एक रहस्यमयी संरक्षक जिसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली ज्ञान 9 लोगों को सौंप दिया ताकि इंसानियत खुद को तबाह न कर ले। ये छवि उनके शांतिप्रिय व्यक्तित्व से बिल्कुल अलग लगती है ना? हाँ, अलग तो लगती है। और शायद खतरनाक ज्ञान है। यही विरोधाभास इस किंवदंती को इतना स्थायी बनाता है। क्या एक ही व्यक्ति एक ही समय में सार्वजनिक रूप से इतना अहिंसक और गुप्त रूप से इतने शक्तिशाली ज्ञान का रखवाला हो सकता है? क्या शांति का रास्ता अपनाने का मतलब था कि उन्होंने ताकत के हर रूप को छोड़ दिया या सिर्फ उसके दिखने वाले रूप को? ये सवाल इतिहास के पन्नों और इंसानी कल्पना के बीच की धुंधली सी रेखा पर तैरते रहते हैं। तो हमारे श्रोता के स्रोतों के इस विश्लेषण के आखिर में हम कुछ गहरे सवालों के साथ रह जाते हैं, जिन पर शायद सोचने की जरूरत है। जी। क्या सम्राट अशोक ने सच में ऐसा कोई गुप्त समाज बनाया था, या ये कहानी सिर्फ एक प्रतीक है, एक मेटाफर है इस बात का कि ज्ञान एक दोधारी तलवार होता है? और क्या उन 9 किताबों में बताया गया ज्ञान, चाहे वो मनोविज्ञान हो, रसायन विद्या हो या ब्रह्मांड विज्ञान, क्या वो वाकई उस युग में संभव था, या ये बात की पीढ़ियों की कल्पना है, उनकी उम्मीदें हैं, जिनका प्रतिबिंब हम इसमें देख रहे हैं? और शायद सबसे बड़ा सवाल, क्या इतना जरूरी और इतना ताकतवर ज्ञान सचमुच 2500 सालों तक गुप्त रखा जा सकता है, पीढ़ी दर पीढ़ी, बिना किसी लीक के, बिना कोई सुराग छोड़े? मुश्किल लगता है। ये एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब शायद हमें कभी न मिले। लेकिन ये कहानी, जैसा कि हमारे श्रोता के स्रोतों से साफ है, हमें ज्ञान की प्रकृति, उसकी शक्ति, उसे संभालने की जिम्मेदारी और इतिहास और मिथक के बीच का जो उलझा हुआ रिश्ता है, उसके बारे में सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। शायद असली खजाना उन 9 किताबों में नहीं, बल्कि इस कहानी में जो सवाल छुपे हैं, उन्हीं में है। सही कहा। और ये हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने अतीत को कैसे देखते हैं, कैसे हम शक्तिशाली लोगों के चारों ओर रहस्य का एक जाल बुन देते हैं। शायद 9 अनजान पुरुषों की कहानी अशोक के बारे में कम और हमारी अपनी उम्मीदों, हमारे अपने डरों और ज्ञान के लिए हमारी अपनी खोज के बारे में ज्यादा बताती है। ये एक ऐसी पहेली है जो शायद हमेशा अनसुलझी रहेगी, लेकिन सोचने के लिए बहुत कुछ छोड़ जाती है।